हेलो एवरीवन। हम लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं और जर्मनी का हमको पता है कि हम लोग जर्मनी और नाज़िज़्म कॉन्सेप्ट को हिटलर के राइज़ के बारे में पढ़ रहे थे और हम जो अपनी पिछली लेक्चर से उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे वहाँ पे मतलब जर्मनी के अंदर 1929 में कितना बड़ा डिप्रेशन आ चुका था। सिचुएशन एकदम वर्स्ट हो चुकी थी, एकदम ख़राब हो चुकी थी जर्मनी के अंदर। जब भी कहीं पे आपका सिचुएशन वर्स्ट होता है मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है ना, तो सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम्स नहीं होती है सोसाइटी के अंदर। मनी इज़ नॉट द ओनली प्रॉब्लम, मनी इज़ द मेन प्रॉब्लम बट इट क्रिएट्स सम अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। इन द सेम सेंस आप देखेंगे कि जर्मनी के अंदर भी सेम प्रॉब्लम्स थी। आपने देखा कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आई, डिप्रेशन आया। अब डिप्रेशन ने कौन कौन से प्रॉब्लम्स को लीड किए? सबसे पहले तो इकॉनमी इफ़ेक्ट होगी, तभी तो हमारे वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा है। दूसरा, हमारे वहाँ पे मतलब जर्मनी के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस आती है ना, तो उसको लीड करता है आपका पॉलिटिकल क्राइसिस। पॉलिटिकल क्राइसिस मतलब कि सरकारें बदलने लगती हैं, सरकार यहाँ से वहाँ होने लगती है, उनके किए गए काम की बुराइयाँ किया जाने लगता है। जाहिर सी बात है। अब आप अपने देश के एग्जांपल लीजिए, आप थोड़ा सा अपने देश के एग्जांपल से, क्योंकि आप लोगों ने देखिए हिस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि ये पास्ट में हो चुकी हैं और उसका उस वक्त का माहौल कैसा था चूँकि आप लोगों ने नहीं देखा है। तो अगर उसे कभी भी आजकल के सिनेरियो से कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपको जहन में रहेगा, दिमाग में रहेगा, याद रहेगी वो चीज़ें। ठीक है ना। तो इसे हम थोड़ा सा अपने पास्ट में लेकर के चलते हैं। हमें पता है 2014 में आपका इलेक्शन होने वाला था हमारे इंडिया के अंदर। और इस इंडिया में जब हमारे वहाँ पे इलेक्शन होने वाला था, तो उससे पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो कर के ये क्लेम करने लगे कि जो आज की गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है। इसके लिए जंतर मंतर पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार क्या होती है, चेंजेज हो जाती है जब इलेक्शन होता है। ठीक है ना। यानी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। उसी तरीके से 1929 में जब आपके जर्मनी के अंदर डिप्रेशन आ रखा था, मनी क्राइसिस चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तो उसके वजह से पॉलिटी भी आपका क्या हो रहा था, क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। उसके अलावा जो सोसाइटी थी वो भी कई सारे गुटों में बट गई थी। अब वहाँ की जो सोसाइटी थी जर्मनी की, वो भी कई सारे गुटों में बट गई थी और इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स का सहारा लेकर के हिटलर पिक्चर में आना शुरू होता है। मतलब हिटलर का इमरजेंस होता है। हिटलर अब राइज़ करना शुरू करेगा, इन सारे मुद्दों को क्या करेगा, एक करेगा, लेक्चर देगा, स्पीचेस देगा, जगह जगह पे धरने देगा और उसको लोग अपने गॉड की तरफ क्या करने लगेंगे, गॉड की तरफ पूजने लगेंगे। समझ रहे ना। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हिटलर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं कि हिटलर कौन था, कहाँ पैदा हुआ था, ईयर क्या था, क्या क्या उसकी थोड़े बहुत। और इसके अलावा हिटलर के बारे में जानने के लिए अगर आप एक्साइटेड हैं तो कभी वक्त मिले, राह चलते हुए कभी वक्त मिले, या जिस तरीके से मुझे पता है आप लोग सेलफ़ोन इस्तेमाल करते हैं, तो सेलफ़ोन में फ़ालतू चीज़ें देखने से बेहतर है कि इन लोगों के बारे में थोड़ा पढ़ा जाए। देखिए हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जाता है। आपको पता है जब रावण की मृत्यु हुई, रावण जब मृत्युशैया पे लेटा हुआ था, तो उस वक्त राम जी ने लक्ष्मण जी से बोला कि वो जो व्यक्ति मरने के कगार पे है ना, उससे जितना हो सके अच्छी अच्छी बातें, उससे क्या करो, अच्छी अच्छी बातें उसे सीखने की कोशिश करो। लक्ष्मण को यह आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी जाते हैं, पहले तो आपको पता है लक्ष्मण जी जाते हैं और उनसे पूछते हैं क्रोधित होकर के, गुस्से में, और रावण मुंह फेर देता है, जवाब नहीं देता है। तो आपके लक्ष्मण जी वापस आते हैं। राम जी से कहते हैं वो तो इतना हठी है मरने की शैया पे, फिर भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो राम जी कहते हैं कि ये बताओ, जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हो तो आप उससे रूखे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, कटु वचन का इस्तेमाल करते हो, या फिर मार्मिक आपके स्नेह भरे शब्दों का करुणा के साथ प्रार्थना करते हुए बात करते हो। तो राम जी को, लक्ष्मण जी को ये बातें समझ में आती हैं। दोबारा जाते हैं और उसके पैरों के पास बैठ कर के, हाथ जोड़ कर के, और उससे पूछते हैं कि आपसे कुछ ज्ञान की बातें हो जाए। तब जा कर के रावण जी कहता है उनसे जो बातें करनी होती करता है। यानी कि आपको जो नॉलेज है ना, वो हर कोई सिखा सकता है। आपका पर्सपेक्टिव, आपका आइडियोलॉजी बस समझ में आना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी।
वहाँ से आप कौन से थॉट को आप अडॉप्ट करते हैं, कौन से थॉट को आप इग्नोर करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वही आपको आगे बेहतर इंसान बनाने की ओर ले जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि हमारे वहाँ पे और हिटलर के बारे में बात हो रही थी कि हिटलर के थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर लिया जाए। हिटलर जो था वो 1889 में पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था? ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुआ था 1889 में। और आपका पता है कि हमारे मतलब वर्ल्ड वॉर हमारे वर्ल्ड में क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अगर बात की जाए तो आपको पता है 1914 में। और इस वक्त जो आपका हिटलर था वो वर्ल्ड वॉर 1 को ज्वाइन कर लेता है। हिटलर ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1889 में पैदा होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट होता है। हिटलर इसे ज्वाइन कर लेता है। ठीक है ना। बट और एक और बात, जब हिटलर इसे ज्वाइन करता है ना तो इतना ज़्यादा वो शुरू से बहुत ही मतलब कि आप बता नहीं सकते हैं कि हिटलर कितना ज़्यादा मतलब गुड लीडर था। उसके अंदर जो क्वालिटी थी वो बचपन से थी। ठीक है ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान उसे इतने मेडल्स मिलते हैं कि बताया नहीं जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म होता है और आपको पता है इसमें क्या होता है, इसमें जो रिज़ल्ट निकलता है वो ये निकलता है कि जर्मनी क्या होता है, हार जाता है। जर्मनी जंग हार जाता है। उसके अलावा उसे हॉरिफाई ट्रीटी करनी पड़ती है आपकी, जिसे बोला जाता है हॉरिफाई ट्रीटी करनी पड़ती है जर्मनी की। किसके साथ? अलायंस कंट्री के साथ, जिसे बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ये क्या करना पड़ता है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करना पड़ता है। इसके वजह से जो हिटलर था, जो एक बहुत बड़ा देशभक्त था शुरू में, जो बहुत बड़ा देशभक्त था, उसके जिस तरीके से सारे आपके जर्मनी के लोगों को ह्यूमिलिएशन फील होता है, उसी तरीके से आपके हिटलर को भी ह्यूमिलिएशन फील होता है। और वो इसके दिल पे लग जाती है ये बात कि हमारे देश जिसके लिए मैंने इतना लड़ाई लड़ी, इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद हार तो गया, लेकिन उसके अलावा उसे इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी का सामना करना पड़ा, बेइज्जती का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। अब हिटलर क्या करता है? हिटलर गुस्से में क्या करता है, एक पार्टी ज्वाइन करता है जिसका नाम है आपका पॉलिटिकल ग्रुप को ज्वाइन करता है। हिटलर जंग हार चुका है और एक पार्टी को ज्वाइन करता है जिस पार्टी का नाम है जर्मन्स, इम्पॉर्टेंट है, जर्मन्स वर्कर पार्टी। ठीक है ना। हिटलर क्या करता है, एक पार्टी को ज्वाइन करता है। उस पार्टी का क्या नाम है? जर्मन्स वर्कर पार्टी। ठीक है। आगे चल करके इस पार्टी का नाम चेंज होता है और नाम रखा जाता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी आगे चल करके नाजी पार्टी बनती है। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाता है, कैसे अपनी तरफ लाने की कोशिश किया जाता है। शुरू एक पार्टी का नाम क्या था? जर्मन वर्कर्स पार्टी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम था, तो वर्कर्स का सपोर्ट लेने के लिए, मिडिल कैटेगरी के लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, पुअर लोगों का सपोर्ट रखने के लिए इसका जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रखा जाता है। लेकिन आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है और वहाँ पे सोशलिज़म का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। यानी लोग सोशलिज़म को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस वजह से इस पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी रखा जाता है, ताकि लोग ये मान लें कि ये पार्टी भी जिस तरीके से फ्रांस में तरक्की कर रही है, सोशलिज़म के कॉन्सेप्ट से तरक्की हो रहा है, उसी तरीके से जर्मनी के अंदर भी तरक्की होगी। ठीक है ना। देखिए कैसे पॉलिटिशियन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। इसे सिर्फ पढ़ना नहीं, इसे एनालिसिस करना है आपको। हिस्ट्री क्यों पढ़ा जाता है? हिस्ट्री इस वजह से पढ़ा जाता है, जो पास में चीज़ें हुई हैं उसे पढ़ करके एनालिसिस किया जाए और एनालिसिस करके आज के सिनेरियो से उससे कंपैरिजन करके देखा जाए क्या आज वाला सिनेरियो भी सेम है जो पहले वाला था। सॉरी। अगर ऐसा चल रहा है तो हमारा देश किस साइड में जाएगा। ठीक है ना।
जो ये नाज़ीज़ पार्टी थी इसका एक अपना क्या होता था, अपना सिंबल होता था। नाज़ीज़ पार्टी थी, इसका एक अपना सिंबल था। इसके अलावा ये लोग अपने हाथों पे एक रेड बैंड क्या कहते थे, पहनते थे, रेड बैंड पहनते थे। पिक्चर्स देखिएगा, नाज़ीज़ पार्टी का कोई भी फ़ोटोज़ आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इनके सैल्यूट करने का भी तरीका अलग था। इनका मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल होता है, अभी मैं सिंबल बताऊंगा आपको। एक पर्टिकुलर सिंबल होता था, ये अपने बाजू पे एक रेड टैप की तरह पहनते थे, और इनके जो सैल्यूट करने का तरीका था ना वो भी अलग था, डिफर था, समझ रहे हैं। जो इनका सिंबल था ना वो कैसा था, वो स्वास्तिक के टाइप का था, बस थोड़ा सा तिरछा होता था, ऐसे कुछ, ठीक ना, स्वास्तिक टाइप का होता था और ऐसे कुछ होता था, समझ रहे ना। अब बात आती है कि ये जो नाज़ीज़ पार्टी है जिसे हिटलर ने एज अ जर्मन वर्कर्स पार्टी था, तो इसका इमरजेंस होता कैसे है, ठीक है ना। देखिए, जब सोसाइटी के अंदर चीज़ें गलत हो रही हों तो उन गलत हो रही चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट कर लेंगे तो आप फेमस नहीं हो सकते हैं। गलत हो रही चीज़ों को अगर आप लोगों की आवाज़ बन गए, लोगों के लिए अगर आपने आवाज़ उठाया तो फिर आप आगे बढ़े। आप किसी पॉलिटिशियन का नाम लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन का नाम लीजिए। गुजरात में आपके पाटीदार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, मतलब पॉलिटिक्स थोड़ा सा जोड़ करके हम लोग हिस्ट्री लेक्चरते हैं और आज के सिनेरियो में समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ने के लिए तो आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो नोट्स आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक माइंड जनरेट होना चाहिए, एक पर्सपेक्टिव जनरेट होना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है, हार्दिक नाम के एक पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैं। ये क्या है, ये किसके लिए आवाज़ उठाए, उस समय पटीदार लोग थे जो अपने लिए रिजर्वेशन मांगते थे, ठीक है ना। गुजरात के अंदर पटीदार लोग थे जो क्या मांगते थे, अपना रिजर्वेशन मांगते थे, जिसकी आवाज़ बने हार्दिक। हार्दिक क्या करे, इन पटीदार लोगों के लिए आवाज़ बने और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, चुनाव लड़े, जीते या हारे इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, जीते या हारे वो बात की बात है, लेकिन आज के दौर में वो एक पॉलिटिकल पार्टी से क्या है, एक विधायक हैं, ठीक है। तो कैसे इनका करियर चमका, और किसी का भी नाम लीजिए, कन्हैया कुमार का नाम लीजिए, आप किसी पॉलिटिशियन, नीतीश कुमार का नाम लीजिए, ये सारे लोग ना सिचुएशन बेस्ड पॉलिटिकल लीडर्स हैं। सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उन प्रॉब्लम्स को देखा, आवाज़ उठाई, जब आवाज़ उठाई, अरविंद केजरीवाल का नाम देखिए, 2014 में कांग्रेस गवर्नमेंट जब अच्छे से काम नहीं कर रही थी तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, आवाज़ बने और आवाज़ बन करके पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन किया, आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। उसी तरीके से इन द सेम सेंस आप देखेंगे जर्मनी के अंदर जो सिनेरियो चल रहा था, मतलब कि डिप्रेशन जो एकदम जकड़ चुका था जर्मनी के अंदर ड्यू टू द, उसका रीज़न्स क्या था वो मैंने आपको बता रखा है। जर्मनी के अंदर जो आपका डिप्रेशन चल रहा था, उस डिप्रेशन का फ़ायदा उठाते हुए लोगों की बातों को अपनी आवाज़ बनाया हिटलर्स ने, और आवाज़ बुलंद किया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। हेडिंग है आपका, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन द राइज ऑफ नाज़ीज़ पार्टी, किस तरीके से नाज़ीज़ पार्टीज़ का क्या होता है, सॉरी, राइज ऑफ नाज़ीज़ पार्टी इन जर्मनी, ठीक है ना। किस तरीके से जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी का क्या होता है, इमरजेंस होता है, मतलब ये कैसे राइज अप होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम पॉइंट में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग साल देखते हैं 1928 में, जब जर्मनी के अंदर इलेक्शंस होते हैं। जर्मनी के अंदर 1928 में इलेक्शन होता है, बट जर्मनी बुरी तरीके से फेल होता है, डिड नॉट गॉट मच वोट। जर्मनी के अंदर आपका क्या होता है, इलेक्शन होता है 1928 में, और जर्मनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं पाता है, जिसकी वजह से चुनाव हार जाता है। वो जो वोट का परसेंटेज होता है वो तकरीबन 2.6% वोट पाता है पूरा जर्मनी के अंदर, जिसकी वजह से जर्मन पार्टी जो होती है, जर्मन वर्कर्स पार्टी जो होती है, वो क्या होता है, चुनाव हार जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ठीक है ना। फिर आगे आपने देखा ईयर आता है 1929 का, और इस वक्त जो जर्मनी के अंदर डिप्रेशन चल रहा था,
मंदी चल रही थी, इन्फ्लेशन एकदम हाई हो चुका था। इसका फ़ायदा उठाता है आपका जर्मन वर्कर्स पार्टी जर्मनी के अंदर। अब ये क्या करता है, अब ये प्रोपेगेंडा फैलाने लगता है जर्मनी के अंदर कि देखो, अगर तुम लोगों ने मुझे वोट दिया होता तो ये होता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, आप लोगों ने इस पार्टी को चूज़ किया, देखिए क्या हालत हो गई, सिचुएशन कितना वर्स्ट हो गया है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हाई हो गई है। ये सारी चीज़ें ये क्या करता है आपका जर्मनी के अंदर अब जगह जगह पे क्या करने लगता है, रैलीज़ करने लगता है, जगह जगह पे प्रोपेगेंडास फैलाने लगता है आपका। और दोबारा से जब इलेक्शन होता है ना 1933 में जब दोबारा से इलेक्शन होता है तो जर्मन वर्कर्स पार्टी जो होता है 37 पॉइंट समथिंग वोट पा करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके इलेक्शन जीत जाता है और सत्ता में आ जाता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है ना 1928 में उसे इतने वोट नहीं मिलते 2.6, और देखिए 4-5 साल के अंदर वो 37 पॉइंट समथिंग वोट पा गया। इससे हमें क्या सबक मिलता है, लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी है, बस मेहनत करते जाना है। मतलब हरिवंश राय बच्चन ने क्या कहा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। उसने अपनी कमियों को देखा, सुधार किया, सुधार करके सबसे बड़ी पार्टी बन करके 4 सालों के अंदर सामने आ गया। ठीक है ना, तो इसे आप अपने लाइफ में भी उतार सकते हैं। इन सारी जो मैंने बोला ना, हर इंसान से अच्छी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं, बुरी चीज़ें भी सीखी जा सकती हैं। अगर आप बस ये सोच के चलेंगे रावण बहुत बुरा था, उससे हम क्या सीखेंगे, फिर आप थोड़ा सा गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है ना, जहाँ से आपको नॉलेज मिले, जिससे नॉलेज मिले, आप नॉलेज गेन कर लीजिए, अच्छा वाला, बुरा वाला नहीं। ठीक है ना। अब जब ये क्या किया, ये आपसे पूछा जाता है कि जो इलेक्शन हो रहे थे, मतलब 1929 से लेकर 1933 तक, 1929 से लेकर के 1933 तक आपका जो प्रोपोगेंडा था, जो आपके हिटलर ने फैलाया था या उसकी पार्टीज़ के लोगों ने फैलाया था, वो क्या क्या प्रोपेगेंडास थे। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता रखा है कि सबसे पहले तो इसने अपने लोगों को, जो जर्मनी के लोगों को अपने स्पीच से, अपने, आपको पता है आपका हिटलर कितना बढ़िया आपका स्पीकर था, बेहतरीन स्पीकर्स। ठीक है ना, तो देखिए एक अच्छा स्पीकर कैसे बन जाता है, सारे लोगों को बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं उनके पीछे दुनिया चलने लगती है। गांधी जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, आपके हिटलर हो गया, आपके मोदी जी हो गए हैं। ये लोग बोलते हैं तो लगता है कि एकदम हाँ, मतलब क्या कह रहे हैं, क्या बात है, ऐसे वाह वाह निकलता है। ठीक है ना, तो ये इनकी बातें क्यों ऐसी होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर आपके नॉइज़ पोल्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो नॉइज़ होते हैं वो आपके कानों को अच्छा तभी लगेगा जब वो एक पर्टिकुलर पिच पे बाहर आएगा। ठीक है ना, जिसे ध्वनि बोला जाता है। तो उसी तरीके से इन लोगों को आइडिया है कि लोगों को जो वर्ड है वो कौन सी वर्ड किस पिच पे बोला जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप कोई बहुत अच्छी बात भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हाई पिच में, हाई वॉल्यूम पे बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो अच्छी बात भी लोगों को पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई बहुत बुरी बात भी बोल रहे हैं और उसमें आपका शालीनता है, सहजता है, तो वो बात लोगों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी और आपसे इम्प्रेस भी होंगे। तो उसी तरीके से आपका जो हिटलर था उसके बातों में ये सारे पिच का कमाल था, कौन सी बात कैसे बोलना है, लोग उसके पीछे चलने लगते थे। तो सबसे पहले उसने वर्ड से, अपने अपने स्पीचेस से लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट किया। ठीक है ना, उसके अलावा उसने वादा किया कि अगर मैं जीत गया, पावरफुल स्पीचेस लिख लीजिए यहाँ पर, अगर मैं जीत गया ना तो जर्मनी, जो आपने देखा था कि 18th सेंचुरी के नियर अबाउट जर्मनी कितना स्ट्रांग था, लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद से हम कितने कमज़ोर हो गए, उसे मैं दोबारा से एक स्ट्रांग नेशन बना दूंगा। किसको? जर्मनी को मैं दोबारा से एक स्ट्रांग नेशन बना दूंगा। तीसरा उसने बोला ना, जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा में से एक प्रोपेगेंडा था, झूठ में से एक सबसे बड़ा झूठ था, वो ये था, मतलब ये उसने बोला भी था, मतलब झूठ नहीं कह सकते हो आप, सॉरी, आप कह सकते हो इसे फॉलो नहीं कर रहा था। ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था, इसे मैं नहीं अंडू कर दूंगा। अंडू मतलब क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है, इसे मैं क्या करूँगा, जो साइन है उसे मैं नहीं मानूंगा। ठीक है ना,
इसके अलावा क्या था, जो डिग्निटी है, ये सबसे बड़ा झूठ था। जो डिग्निटी है लोगों की, लोगों ने जो अपनी आज़ादी खो चुकी है, उसे इंडिविजुअल राइट्स को मैं दोबारा से बहाल कर दूंगा। और आप आगे देखेंगे कि सबसे बड़ा ये झूठ समझ कर के सामने आता है, उभर कर के सामने आता है। क्यों? क्योंकि हिटलर लोगों की आज़ादी नहीं देता है, बल्कि उनकी दी हुई आज़ादी भी थोड़ी बहुत वो भी छीन लेता है। ठीक है ना। उसके अलावा कहता है कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करूँगा। क्राइसिस आ रखा था 1929 में, आपने देखा। तो वहाँ पे लोग बेरोज़गार हो चुके थे, लोगों के हाथ में पैसा था ही नहीं, तो उसने बोला कि मैं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करूँगा। उसके अलावा फॉरेन पॉलिसीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँगा। जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आपकी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँगा। जो भी फॉरेन आपके पॉलिसीज़ हैं, उसे मैं स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। ये सारे वादे करता है आपका। इन सारे वादों से क्या होता है कि जर्मनी को हिटलर के पार्टीज़ को लोग पसंद करने लगते हैं। अब सोचिए, एक देश जो पॉलिटिकल क्राइसिस से, इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, और उसके सामने ये सारे वादे करेंगे, तो लोग उसे क्या समझते हैं? इतने प्रॉब्लम्स में, इतने वादे के बाद कौन क्या करेगा? इतने वादे के बाद लोग उसे देवता ही तो समझेंगे। इसकी वजह से जर्मनी के अंदर हिटलर को देवता की तरह, सेवियर की समझा जाने लगा। एक देवता की तरह पूजा जाने लगा। लोग उसको मानने लगे, क्योंकि इतने प्रॉब्लम्स में कोई कैसे क्या करेगा, प्रॉब्लम को दुरुस्त कर दे, तो वो देवता से कम नहीं होगा। इसकी वजह से क्या करता है हिटलर, जो होता है जगह जगह पे रैलीज़ करने लगता है। हिटलर जगह जगह पे रैलीज़ करने लगता है। ठीक है ना। पब्लिक मीटिंग्स करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलने लगता है। ठीक है। और हिटलर जो होता है पावर में आ जाता है। समझ रहे ना। जब पावर में आ जाता है, तो कैसे जर्मनी की जो डेमोक्रेसी थी, वो डिक्टेटरशिप की तरफ चली जाती है। शिप की तरफ चली जाती है। डी से हम लोग डी की तरफ चले जाते हैं। डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप तरफ कैसे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जो आपका हिटलर होता है ना, चुनाव जीतने के बाद जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, वो क्या करते हैं, आपके हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना देते हैं। आज भी ये पोस्ट है, चांसलर बना देते हैं। हिंडनबर्ग क्या करते हैं, आपके वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे जर्मनी के, जो चुनाव जीत करके पार्टी आई थी, वहाँ पे हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाता है। कब बनाया जाता है? 30 जनवरी 1933 को। इसके बाद ना फरवरी में क्या होता है आपका, 1933 में फरवरी में क्या होता है, अचानक से या तो आग लगाई गई या लग गई पार्लियामेंट। अब आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम क्या था। ठीक है ना। जर्मनी के पार्लियामेंट के अंदर फायर लग जाती है, आग लग जाती है, गॉड फायर। ठीक है ना। जर्मनी के पार्लियामेंट के अंदर आग लग जाती है, जिसकी वजह से जो लोगों की आज़ादी थी ना, सिविक्स राइट जो था, वो सस्पेंड हो जाता है। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमारे वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर आग लग गई है, पार्लियामेंट के सारे जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, वो सब कुछ जल गए हैं। अब नए डॉक्यूमेंट्स को बनाए जाएंगे, और नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के बहाने लोगों की आज़ादी छीन ली जाती है। मनमौजी जो मन में आता है वो करता है। जर्मनी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके, वो सारे छीन लिए जाते हैं जर्मनी के अंदर। और जर्मनी में देखते ही देखते डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप का राज होने लगता है। समझ रहे ना कितना ज़्यादा क्रूरलिटी आती है। लोग क्या होते हैं, लोग वहाँ के एकदम, समझ जाइए बस कि सह